अभी जो चल रहा है एक टॉपिक तालिबान, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी कब्जा कर लिया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर करें और नीचे जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसको दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तालिबान ने अब पूरा कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान देश के ऊपर। अफगानिस्तान की सरकार अब गिर चुकी है और उनका प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़ के भाग गए हैं। देखिए ये वीडियो में कैसे तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल में घुस गया था और प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर चला गया था। काबुल देश का राजधानी है और तालिबान उसको चारों तरफ कब्जा कर लिया था। सिर्फ एकलौती जगह जो बचती थी वो है काबुल एयरपोर्ट। अगर वो देश छोड़ के भागना चाहते थे तो इसी वजह से काबुल एयरपोर्ट पर कुछ खौफनाक दृश्य दिखाई दी। President Ashraf Ghani fled the country, saying he wanted to avoid bloodshed. It took the Taliban just 1 week to regain control of Afghanistan. Airport has been closed to all civilian flights. Gunshots have been fired there, where thousands of Afghans have gathered in the hope of getting. जब अमेरिका ने अपनी पूरी आर्मी को वापस ले गया अफगानिस्तान से, तभी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्लेम किया था कि तालिबान के पास 85,000 फाइटर है और अफगानिस्तान आर्मी के पास 3 लाख सोल्जर्स है, वो अपने आप को आसानी से डिफेंड कर पाएगी। No, it is not, because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not enough. यूएस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट भी कहा था तालिबान को करीब 3 से 4 महीने समय लग सकता है पूरे देश पर कब्जा जमाने में, लेकिन कुछ चंद हफ्तों में बड़ी ही आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकार को गिरा दिया। वहाँ पे अभी हर जगह आपको तालिबान के लोग नजर आएगा। ये सब कैसे हुआ, तालिबान कहाँ से आया, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पुराने अफगानिस्तान के हिस्ट्री। अफगानिस्तान के उत्तर में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से, पश्चिम से ईरान और दक्षिण में पाकिस्तान से लगती है, और इसका उत्तर पूर्व में चाइना और भारत के साथ सीमा का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर अखंड भारत का जिक्र करते तो ये अफगानिस्तान को भी साथ ले लेते हैं। खैर अब तो अखंड भारत नहीं है, अभी तो भारत ही है। मैं शुरुआत करता हूँ 1800 के टाइम। इस समय में नॉर्थ में एक रूसियन एम्पायर था और साउथ में ब्रिटिश राज एम्पायर था, जिन्होंने इंडिया को ऑक्युपाई कर रखा था ब्रिटिश राज ने, और उनका बीच में एक जोन था, वो है अफगानिस्तान। 1938 में ब्रिटिश राज थोड़ा मोटिवेटेड फील करने लगा और अफगानिस्तान पर जंग छेड़ दी और 3 एंग्लो ब्रिटिश वार हुई। पहले वार में अफगानिस्तान जीता और दूसरी वार में ब्रिटिश जीत गया, लेकिन अफगानिस्तान को पूरी आज़ादी चाहिए थी। तब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो गया 1919 में, तो यहाँ पे ब्रिटिश ने पूरी आज़ादी दे दी अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान को 1919 में आज़ादी मिल गया। फिर अब अफगानिस्तान में आ गई मोनार्की, राजा महाराजा के रूल। जाहिर शाह 1933 में अफगानिस्तान का राजा बन गए और 1933 से लेकर 1973 तक जाहिर शाह राजा रहे। ये 40 साल के अंदर उन्होंने बहुत कुछ किया, औरत को फ्रीडम दिए, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाए। ऐसे नहीं है कि अफगानिस्तान को पूरा डेवलप हो गया, लेकिन कुछ अच्छा काम किए थे। 1973 में सत्ता पलट हो जाती है। जाहिर शाह के ही भाई, कज़न ब्रदर दाऊद खान ने सत्ता पलट कर देते हैं पीडीपीए के हेल्प से। पीडीपीए कौन है? पीडीपीए 1965 एक पार्टी बनी थी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। 1973 से 1978 तक दाऊद का शासन रहा। फिर 1978 में एक सौर रिवॉल्यूशन आया और सत्ता पलट हो गया। पीडीपीए की सरकार बन गई और कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए को अफगानिस्तान पर कंट्रोल हो गया। और रशिया जो है सोवियत, वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जहाँ कम्युनिज्म है वहाँ सोवियत आएगा ही। फिर क्या हुआ ना,
पीडीपीए में भी इंटरनली बहुत दिक्कत हो गई। पीडीपीए में दो फ्रैक्शन थे, फिर वो दोनों आपस में भिड़ गए। लेकिन पीडीपीए ने बहुत कुछ सुधारा है अफगानिस्तान में। उस समय अफगानिस्तान में मोस्ट बैकवर्ड कंट्री था दुनिया में, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। कम्युनिज्म में आपको पता होगा कि वो सोसाइटी की बात करते हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो पीडीपीए ने ये सब करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे, और लोगों को ये राज नहीं आया क्योंकि उनको मॉडर्नाइज पसंद नहीं थी, और वो लोग कस्टम, ट्रेडिशन, परंपरा को बहुत सालों से विश्वास रखते थे। और फिर पीडीपीए के अंदर से दो भाग हो गई। इसकी वजह से सोवियत ने बोला रुको रुको, हम आ रहे हैं, और सोवियत ने अपने फौज लेके अफगानिस्तान में आ गए और 1979 से 1989 तक उधर रहे। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये थी, अमेरिका ने मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी, जो कि पीडीपीए सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, जो कि कट्टर इस्लामिक थे, और उनको सरकार पसंद नहीं आ रहा था। वो लोग गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। ये कट्टर लोग, ये जो पीडीपीए की सरकार थी, ये 10 साल तक बहुत स्ट्रांग थी। और फिर 1992 में जब इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बना था, लेकिन 1992 तक पीडीपीए सरकार पूरा तगड़ा मजबूत था अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि तालिबान का एंटर हुआ। जो लोग अफगान सरकार के खिलाफ खड़े थे, उनको ट्रेनिंग अमेरिका ने देनी शुरू कर दी थी, और हथियार भी देना लग गए तालिबान को, क्योंकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को हेल्प कर रहा था। क्योंकि उस टाइम एक कोल्ड वॉर चल रहा था, एक था सोवियत यूनियन और दूसरा अमेरिका का बीच। उस टाइम एक तीसरा पक्ष भी था जो इंडिपेंडेंट था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत किया था। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि अफगानिस्तान भी इंडिपेंडेंट रहा था। लेकिन जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को सपोर्ट करने लगा तो अमेरिका उसको हजम नहीं कर पाया और तालिबान को हथियार देने लगे। बिलियन बिलियन पैसा ये मुजाहिदीन को देने लगा पाकिस्तान के कराची के थ्रू। और उस टाइम कराची एक सबसे हार्डेटेड सिटी हो गया था, ठीक है। हथियार सब पाकिस्तान के आईएसआईएस के थ्रू भेजे जाते थे, और अमेरिका ने ट्रेनिंग भी देता था, और सऊदी अरब तो सपोर्ट था ही, और यूएई ने भी, उनका भी सपोर्ट था, चाइना का सपोर्ट था, और ब्रिटिश का सपोर्ट था। तो सोवियत टिक नहीं पाएगा। और उस टाइम सोवियत यूनियन भी टूट गया और विभाजन हो गया, फिर रशिया बन गया था। इसलिए सोवियत ने अमेरिका से ये बात की, तुम लोग मुजाहिदीन को हथियार देना बंद करो, मैं अपना सेना वापस ले जाता हूँ। और सोवियत ने अफगानिस्तान से हट गया, विड्रॉ कर गया। अमेरिका ने क्या किया, देखो, अगर तुम एक खतरनाक जानवर को पालोगे तो एक ना एक दिन आपके लिए ही प्रॉब्लम करेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान का एक खतरनाक बीमारी को पाला, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी। सऊदी अरेबिया से वॉलंटियर आते थे कि हमको ट्रेन करो, हमको भी मुजाहिदीन बनना है, हमको जाना है अफगानिस्तान, लड़ाई लड़नी है, जिहाद करना है। ओसामा बिन लादेन अरब के कितने बड़े समृद्ध परिवार के बेटा था, बहुत अमीर था लादेन, और अफगानिस्तान चला गया उधर। और 1987 से 1992 तक नाजिबुल्ला थे, वो भी पीडीपीए का लीडरशिप कर रहे थे अफगानिस्तान में। लेकिन दोस्तों, ये जो मुजाहिदीन थे अफगानिस्तान में, जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई, ये बहुत ताकतवर हो गए थे। इनके पास पैसा भी था, इनके पास सपोर्ट भी था, और इनके पास हथियार भी था, ठीक है। और फिर 1992 से 1996 तक अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, और 1996 में इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बन गई, और मुजाहिदीन उनका लीडर हो गए। फिर ये जो छोटे छोटे मुजाहिदीन ग्रुप ने सरकार को पूरी तरह ही कोलैप्स कर दिए, और मुजाहिदीन की सरकार बन गई 1996 में आके अफगानिस्तान में। और फिर तालिबान आ गई। ये जो हरे एरिया है ना, ये तालिबान का ही है। 80 से 90% तालिबान कंट्रोल करता था। फिर बाद में पूरा एरिया को कंट्रोल कर लिया तालिबान ने। फिर उनका कंट्रोल चला
1996 से लेके 2001 तक पूरा 5 साल तालिबान का रूल ने सबसे ज़्यादा खैर टूटा तो औरत पर टूटा। औरत के यहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं दी गई थी। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे औरत को पीट रहे हैं और ये पब्लिकली मारा जा रहा है। ये लोग हील नहीं पहन सकती थी, तेज आवाज से बात नहीं कर सकती थी, यहाँ तक भी बालकनी में भी नहीं जा सकती थी, छत पे भी नहीं घूम सकती थी। अगर कभी बाहर दिख भी जाए पूरा बुर्का पहनना होना चाहिए। फिर उनके बाद औरत को एजुकेशन भी पूरी तरह बंद कर दिए गए, ठीक है। और करीब 8 से 9,000 फीमेल टीचर को भी निकाल दिया गया था। उसके बाद भी उनका रूल में टीवी नहीं चला सकता था। वीडियो, म्यूजिक, डांसिंग, क्लैपिंग इन होम ये सब बैन थी। जो जीन्स पहनते थे दिखाई दिया तो फिर गया काम से। मर्दों को दाढ़ी बढ़ानी पड़ती थी और जो पठानी सूट है ना, कुर्ता पायजामा वो पहनना पड़ता था। और शिया को बोलते थे सुन्नी में कन्वर्ट हो जा, नहीं तो मरने तैयार हो जा। बुद्ध का स्टेचू को बम में भी द्वारा गिराया गया। हमारा प्लेन को भी हाईजैक कर लिया गए थे, जिसके वजह से मसूद आज़ाद को छोड़ना पड़ा था। अफगानिस्तान में उस टाइम आतंकवादी के लिए जन्नत था। देखो, मैं पहले कहा था अगर तुम एक खतरनाक जानवर को पालोगे तो एक ना एक दिन वो आपको ही मारेगा। तब अलकायदा का ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ट्विन टावर पर अटैक कर दी, प्लेन लेके घुस गया। फिर अमेरिका ने 19/11 का बदला लेने के लिए उस टाइम का यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश मीटिंग की जितना तालिबान के लीडर है मुझे सौंप दो, मुझे ओसामा बिन लादेन दे दो। फिर वो तो सुनने वाला है नहीं। फिर अमेरिका बोला अब तो कुछ भी हो जाए तुमको छोड़ेंगे नहीं। फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करने लगा और 2001 से 2014 तक तालिबान का कंट्रोल पूरी तरह चला गया। 2010 के टाइम में अमेरिका ने तकरीबन 1 लाख सैन्य को भेज दिया था अफगानिस्तान में। भले ही अमेरिका ने शहरों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तालिबान का गांव पर बहुत दबदबा था। ये तालिबान को खदेड़ने में तो कामयाब हो गए, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि गांव में तालिबान छुप गए, पहाड़ों में जाकर छुप गए। उनका एक एक रास्ता पहाड़ों में मालूम था कहाँ पे क्या है। अमेरिका का करीब 4,500 सैनिक मारे गए थे। अब अमेरिका ने लोग बोलने लगे कि हम क्यों जाके अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, ये अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है, तो हमको बाहर निकालो। उनके मैटर में उधर शहीद होंगे और इतना पैसा खर्च करेंगे। फिर धीरे धीरे अमेरिका सोल्जर को अफगानिस्तान में हटाए गए और वापस अपने देश चले गए। अब फिर तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरा कंट्रोल कर लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका जो लीडर बोल रहे हैं हम वोमेन को उनके अधिकार देंगे और शांति रखेंगे अफगानिस्तान में। कौन इनका विश्वास करेगा? आप जैसे पहले किए हो। और अभी इंडिया भी क्या करेगा? डायरेक्ट तो लड़ाई कर नहीं सकता है। बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट भी किया है इंडिया ने अफगानिस्तान में, उसका क्या होगा? पहले भी चाइना के साथ रिश्ते अच्छा नहीं है और पाकिस्तान का तो पता ही है। और अब अफगानिस्तान में तालिबान के सरकार आने के बाद मुश्किल और बढ़ गई है। जब समूचे देश तालिबान का विरोध कर रहा है, ताकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि गुलाम की जंजीरों को तोड़ फेंका है अफगानिस्तान में, तो ये संकेत बहुत साफ है कि इस वक्त अफगानिस्तान के भीतर तालिबान का नहीं ISIS का कब्जा है। अगर उस ISIS के पीछे पाकिस्तान है तो उनके पीछे चाइना खड़ा है और रूस भी बोल दिया है हम अपना दूतावास बंद नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ भारत खड़ा है, जिसके साथ बीते 20 बरस में कभी अमेरिका खड़ा था।